हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बोले तो सारणी के नाम से जानते हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और उसकी प्रॉपर्टीज और काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है, और उसके आगे उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे क्या हैं, रूल्स हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं आगे। क्या है रूल्स? अब हमें क्या है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से कोई दिए गए ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल, बोले तो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं? किसके माध्यम से? डिटर्मिनेंट के माध्यम से बच्चों। या फिर किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है, जैसे उसको कैसे फाइंड करते हैं? तो आइए बच्चों, इसी पर बेस्ड देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं बच्चों, कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसे कि हम लोग इसके पहले क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, 9th के बाद 10th में भी है। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर हमारा त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के तीनों क्या होते हैं, वर्टेक्स अगर गिवन होते हैं, तो उसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया होता है। क्या बताया गया होता है? यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक, क्या बच्चों? निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था बच्चों? फार्मूला लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 क्या होता था बच्चों? y1 माइनस y2। तो ये होता था बच्चों ये फार्मूला, जब हम लोग इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग पढ़ा करते थे। और ट्रायंगल का कोई वर्टेक्स इस प्रकार क्या हुआ था, कोई ट्रायंगल हुआ करता था, और उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर गिवन होते थे, तो हम लोग इनको क्या करते थे? फाइंड करते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब कैसे इसको फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या, डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में? तो आइए समझते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट में क्या लिखा जाता है। ये डिटर्मिनेंट होता है, इसको अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? ये हो जाता था पॉइंट जो हमारे गिवन होते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और क्या होता था, ये लास्ट वाला जो हमारा कॉलम होता था, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, इसको डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? जितने रो होना चाहिए उतना ही हमारे क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। वही हमारी डिटर्मिनेंट होगी, अन्यथा की स्थिति में वो डिटर्मिनेंट नहीं कह जाएगी। तो जो हमारा ये इधर बचा, तो इसको हम लोग क्या करते थे बच्चों? यहाँ लिखा करते थे 1/2, यहाँ क्या होता था 1 1 1, ऐसे लिखा करते थे। यही चीज हमारी क्या होती है बच्चों? अगर हम x1 ले लेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y2 माइनस y3। फिर इसके बाद x2 ले लेंगे, इसके लांग ओपन करेंगे तो ये और ये एलिमेंट होगा, तो y1 माइनस y3। इस प्रकार करके इस फार्मूले का जनरेशन यहीं से हुआ है बच्चों। तो ये होता है बच्चों, कोई भी अगर हमारा त्रिभुज दिया होता तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। तो आइए इस पर एक बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए कहीं भी
3 पॉइंट दिए हों, क्या हो, नोट याद रखिएगा क्या होता है नोट। यदि कोई 3 बिंदु क्या हो, संरेख हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर है ए बी सी, तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा, त्रिभुज तो कुछ बनेगा नहीं। तो इस प्रकार एरिया हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यही होता है यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हों, यहां लिखेंगे यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी संरेख का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही रेखा पे हों, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हों, तो वो उस स्थिति में हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। और याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर वो क्षेत्रफल मान लीजिए किसी कारणवश निगेटिव आ जाता है, तो उसको हम जो माइनस है, मान लीजिए कहीं हमारा हो गया -52 आ गया एरिया, तो एरिया अगर क्षेत्रफल -52 इकाई वर्ग इकाई आ गया, तो इसको हम माइनस चिन्ह को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इस वजह से एरिया को हम माइनस चिन्ह हटा करके प्लस चिन्ह के साथ इतने वर्ग इकाई लिखेंगे। याद रखिएगा बच्चों, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको देखिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से बच्चों क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या गिवन है बच्चों, 4,4 नेक्स्ट 3,2 3,-2 और उसके बाद क्या है बच्चों -3,16 अब हमें क्या करना बच्चों, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और इन कोऑर्डिनेट के थ्रू हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल के त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 सबसे पहले 4 फिर 3-2 फिर -3 16। अब क्या करेंगे बच्चों, जो बची हुई है यहाँ पे 1 रख देंगे। क्या रखेंगे, 1 अब इन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोगों को बताया गया था, अगर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 2 एलिमेंटों को, किसी भी पंक्ति के 2 एलिमेंटों को अगर हम क्या कर लें, 0 कर लें, तो हमारा क्या होता है, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के तो 2 एलिमेंटों को 0 कर लेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती है। तो जैसे हम लोग इसको और इसको 0 कर दें, फिर C3 के अलावा इसको सॉल्व कर दें, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग वो वैल्यू आसान हो जाएगी ओपन करना। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, R2 चेंज हो रहा है R1 माइनस R2 में, और क्या है बच्चों, R3 भी चेंज हो रहा है R1 माइनस R3 में। R2 को चेंज कर रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, R3 को चेंज कर रहे हैं R1 से R3 को माइनस करके। तो आइए बच्चों सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अच्छा, इससे हम R1 से R2 को माइनस करेंगे तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, R1 के प्लेस पे चेंज करना क्या, नहीं तो 4 1 R1 सेम रहेगा, R2 4 - 3 1 4 - 2, तो ये माइनस का है, वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से 2 कितना हो जाएगा, प्लस,
तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर हम इससे इसको माइनस करेंगे, 4 - 3 तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 है, क्योंकि 4 - 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के 4 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना 4 3 यहाँ 7 हो जाएगा। 4 - 16 का 4 - 16 कितना होगा, माइनस का 12, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12। फिर उसके बाद बच्चों 1 - 1 यह क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सॉल्व द डिटर्मिनेंट अलोंग C3, किसके, C3 के अलोंग इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व अलोंग C3 के अलोंग इसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अलोंग तो 0 हो जाएगा, इसके अलोंग 0, सिर्फ 1 के अलोंग हमें सॉल्व करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, अगर 1 के अलोंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 के अलोंग क्या होगा, तो 1 यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही लेना है फिलहाल, प्लस का 1 ले लेगा है। तो प्लस का 1 लेने के बाद ये हमारी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो गायब हो जाएगी। तो 12 1 जा माइनस का 12 माइनस 6 7 जा 42, कितना आ जाएगा बच्चों, 42 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये गायब हो जाएगा। 12 1 जा 12, 6 7 जा 42 माइनस का ये 1/2 होगा बच्चों। ये कितना 4 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस का 54/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 27। कितना आ रहा, माइनस का 27। अभी आपको बताया गया है बच्चों, अभी जस्ट बताया है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऋण चिन्ह को हटाने पर, ऋण चिन्ह को हटाने पर, जब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 27 वर्ग इकाई। तो ये रहा बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का डिटर्मिनेंट विधि से। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन है बच्चों, सारणिकों का प्रयोग करके, क्या सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु x1, y1 एंड x2, y2, क्या है बच्चों, बिंदु x1, y1 एंड x2, y2 को मिलाने वाली, या कह दिया जाए दोनों बिंदु से होकर जाने वाली, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों। कैसे हम लोग फाइंड करते समीकरण लोग, क्या सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली या इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण बराबर होता है रेखा का समीकरण बराबर क्या होगा बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इन बिंदु से होकर जाती है रेखा तो एक कोई तीसरा बिंदु भी होगा जिससे होकर जाएगी, वो बिंदु हम अपने आप कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो तीसरा बिंदु हम अपने से लेट किया करते हैं। तो यहाँ तो दो तो यहाँ गिवन होते हैं x1 y1
और x2y2 ये हमारा दिया है। तीसरा हम x और y अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा एक और कोई बिंदु होगा जो इसी से होकर जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो ये त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से 1 1 1 अगर कर देंगे, ये तीसरा पॉइंट में ये हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे z के प्लेस पे वहाँ क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है, तो उस यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो जो हमारी क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट कहाँ हैं, दोनों पॉइंट हैं इसी लाइन पे हैं, मतलब एक ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, और इसको क्या मान लेते हैं x2 y2। बच्चों हम तीसरा पॉइंट भी इसी में लेट कर लेते हैं, x y भी इसी लाइन में होगा कहीं, वही पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं, और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इन दो पॉइंटों से होकर जाने वाली, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए इसको इक्वल टू क्या बोल देते हैं, इसलिए इक्वल टू हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करें तो 1/2 बच्चों उधर चला जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो, तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको और सिंप्लीफाई, x1 y1 1 x2 y2 1 xy 0। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, रेखा का समीकरण। क्या होता है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण ऐसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो आइए बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, सारणिकों का प्रयोग करके क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके सारणिकों को प्रयोग करके 1, 2 एंड 3, 6 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों, जैसे समीकरण ज्ञात करना है, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लगाएंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट ये हैं, तीसरा पॉइंट रिलेट कर लेंगे इसी रेखा में कहीं और होगा। ये जैसे 1.1, 2 हो गया, दूसरा 3.6 हो गया, तीसरा भी पॉइंट इसमें x, y मान लेते हैं, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, तो बन जाएगा त्रिभुज। अब तीनों एक ही लाइन पे, संरेख बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, वही जो हमारा फार्मूला होता है। क्या हो जाएगा, 1/2 क्या है, x1 y1 x2 y2 xy 1 1, यहाँ क्या होता है, 0 होता है बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट में z क्या होता है, 0 होता है। उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब पॉइंट रख देना है, 1 2 3 6 और a x और y, यहाँ 1 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1/2 इक्वल टू 0, ये 1/2 बच्चे उधर जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 1 3 6 1 xy 0, ये होता है। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब एक एक के लांग इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जे 1 के लांग प्लस माइनस प्लस करेंगे, तो +1 के लांग हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ये एलिमिनेट क्या बचेगा, 0 माइनस y, फिर माइनस का 2 ले लेंगे, इसके लांग ओपन करेंगे, तो ये दो, ये हमारा कॉलम और ये गायब हो जाएगा, तो 0 का 3 में 0 माइनस x, क्या हो जाएगा, 0 माइनस x, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में +1,
इसके अलावा हम लोग ओपन करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x माइनस 6, वो सॉरी बच्चों क्या 3y माइनस 6x हो जाएगा, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू क्या होगा 0 चल रहा है। ये बच्चों माइनस वाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2x और 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो क्या हुआ बच्चों, अगर x और y हम लोग देखें कितना हो जाएगा y 3 में से 1y गया 2y बचा, 2 और 6 कितना हो जाएगा 2 से 6 जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ बच्चों 2 इक्वल टू कॉमन ले लें तो क्या y माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा y माइनस 2x इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा, यही हमारा समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये तो हो गई रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना। अब इस पर ढेर सारे बच्चों इस पर क्वेश्चंस आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के मिलेंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के मिलेंगे, और उसके बाद क्या करने के लिए मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई इन पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें श्योर बताइएगा। अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस जनवरी लास्ट तक में श्योर है कि मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस वजह से बच्चों आप लोग शिद्दत से लगन से मेहनत करिए, और आप लोग पर डे आपको वीडियो मिलती ही है। ऐसा है कि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी तो मैं आप तक क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे क्या है, हमें होता है माइनर एंड कोफैक्टर निकालना होता है बच्चों। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। माइनर बोले तो बच्चों क्या होता है उपसालिक, क्या होता है उपसालिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं माइनर। और सेकंड बच्चों क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का शाखंडज कोफैक्टर बोलते हैं। एंड सहगुणनखंड भी बोलते हैं, या तो सहखंडज भी बोलते हैं। क्या बच्चों सहगुणनखंड बोलते हैं, और जिसे हम लोग कोफैक्टर कोफैक्टर्स बोलते हैं, या इसे दूसरा नाम भी क्या सहखंडज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका अदर नाम क्या है बच्चों सहखंडज भी बोलते हैं, सहगुणनखंड या सहखंडज बोलते हैं। तो ये सब नाम सेम है बच्चों, ये हमारा अलग है और ये अलग है। उपसालिक माइनस क्या होते हैं और शाखंडज क्या होता है, याद रखो बच्चों दोनों में। सबसे पहले अगर हमें शाखंडज भी मतलब कि क्या बोले तो सहगुणनखंड जो दिया है, अगर सहगुणनखंड निकालना है तब भी हमें सबसे पहले उपसालिक कैलकुलेट करना होता है। वही उपसालिक की वैल्यू ही हमारी क्या हो जाती है। उपसालिक क्या होता है बच्चों, जो किसी भी पंक्ति और कॉलम दिए गए सारिक में क्या होता है बच्चों, किसी भी दिए गए सारिक के कुछ अवयवों, कुछ स्तंभों और पंक्तियों से क्या होता है। अगर हम लोग परिभाषा लिखे उपसालिक की, किसकी बच्चों माइनस की, सबसे पहले माइनस हम लोग देखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं उपसालिक। क्या होता है बच्चों उपसालिक। उपसालिक होता है, क्या होता है उपसालिक, यदि किसी सारिक के अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर,
मतलब बच्चों उपसारी क्या होता है, जैसे किसी सारणी के किसी भी एलिमेंट से, क्या है, किसी सारणी के किसी भी एलिमेंट से होकर जाने वाली स्तंभ और पंक्ति को हटा देने पर बची हुई जो हमारी सारणी होती है वो हमारी क्या होती है, दिए गए सारणी का उपसारणी होती है। जैसे मान लो 3 4 5 6 7 8 9 3 4। अब इसमें जैसे हम लोग बच्चों देखें कि 3 का उपसारणी क्या होगा, तो अब इस भी एलिमेंट से होकर जाने वाली, अब निकालेंगे 3 का उपसारणी, क्या निकालेंगे, 3 का उपसारणी क्या होगा, 3 का उपसारणी। तो 3 का उपसारणी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ये 3 से होकर जाने वाली ये कॉलम और ये वाली रो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो बचा हमारा क्या बच्चों, 7 8 3 5, यही हमारा क्या है, इसका उपसारणी जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 माइनस 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 3 का उपसारणी या 3 माइनर ऑफ 3 बोला जाएगा। तो इसी प्रकार 6 को अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो 4 5 3 4, जैसे हम लोग 6 का उपसारणी निकालेंगे, किसका, 6 का उपसारणी। तो 6 का उपसारणी क्या होता है बच्चों, अगर 6 का उपसारणी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना होगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4 5 3 4, क्या बचेगा, 4 5 3 5। तो ये हमारा क्या हो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो कितना आया बच्चों, 5 आया। ये इसका क्या हो जाएगा, 6 के उपसारणी की वैल्यू। तो ये होता है उपसारणी। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे डिफिनीशन इसकी उपसारणी में, माइनस में क्या लिखेंगे, किसी भी पंक्ति से हो किसी भी सारणी में उसके तत्व से होकर जाने वाले कॉलम और रो, बोले तो स्तंभ और पंक्ति को हटा देने पर बचे हुए अवयव हमारे क्या कहलाते हैं, उपसारणी कहलाते हैं। तो लिख लो, किसी दिए गए किसी सारणी के, लिख लो, किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति व स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणी शेष प्राप्त होता है, को हटा देने पर या निकाल देने पर जो सारणी प्राप्त होता है उपसारणी कहलाता है, उपसारणी कहलाता है। ये रहा बच्चों, ये लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा क्या होता है उपसारणी। अब हम लोग समझते हैं बच्चों सहखंडज कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या बच्चों, सहखंडज क्या होता है। क्या होता है बच्चों, अब हम लोग ये उपसारणी हो गया, सेम वे में इसका क्या होता है, सागुणनखंड या साखंडज होता है। सागुणनखंड या साखंडज क्या होता है बच्चों, अगर कोई हमारा उपसारणी है, मतलब कि सागुणनखंड क्या होता है, उस सारणी के उचित चिन्ह का प्रयोग करके शाख उपसारणी को लिखना ही, किसी अवयव के उपसारणी को उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंड या साखंडज
कहलाता है। क्या कहलाता है कि कोई भी सारणी को और उस सारणी के जैसे बच्चों, अब देख लीजिए हमारी उपसारिक है, सारणी है, सारणी का हमने उपसारिक, जैसे 3 का उपसारिक लिखा, अब 3 का हमें सहखंडज भी लिखना है, तो 3 का सहखंडज लिखने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइन लिखेंगे। किसका साइन? 3 का साइन। तो 3 का साइन यहाँ क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस, प्लस होता तो 3 के पास क्या आएगा, प्लस, तो इसके पहले हम प्लस लगा देंगे, तो इसका मतलब जो 3 का उपसारिक होगा वो क्या होगा, प्लस 11। कहने का मतलब 3 का उपसारिक की भी क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, तो क्या होता है, सिर्फ उचित चिन्ह का प्रयोग करना ही उस क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। तो आइए बच्चों उसकी डिफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। सहखंडज या सहगुणनखंड क्या होता है। कोफैक्टर, कोफैक्टर सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड क्या होता है बच्चों, किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड, मतलब किसी सारणी का हमें क्या निकालना, सहगुणनखंड निकालना, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, किसी सारणी के किसी अवयव का, के किसी अवयव के उपसारणी को, क्या है, उपसारणी को क्या कहें, किसी सारणी के किसी अवयव के उपसारणी को, जो अभी निकाला गया बच्चों, किसी सारणी के किसी अवयव के उपसारणी को उचित चिन्हों के साथ, क्या है, उपसारणी को उचित चिन्हों के साथ, उचित चिन्हों के साथ लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, उचित चिन्हों के साथ उचित चिन्हों के साथ जो मान होता है, जो मान होता है उसे उस सारणी के उस अवयव का सहखंडज कहते हैं, उसे उस सारणी के उस अवयव का अवयव क्या कोफैक्टर्स या सहखंडज कहते हैं। सहगुणनखंड भी लिख दो, सहगुणनखंड कहते हैं। तो ये होता है बच्चों सहगुणनखंड। तो क्या होता है, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, कोई हमारी डिटर्मिनेंट गिवन है, मान लो डिटर्मिनेंट दे रखा है 4 है, -1 है, -2 है, 2 3 4 है, और उसके बाद 1 2 3। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या बच्चों हमें चाहिए, किसका चाहिए, सहखंडज चाहिए। देखो बच्चों अगर इसका हमें उपसारिक निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, अगर को कह दें 4 का उपसारिक, 4 का उपसारिक, तो 4 का उपसारिक क्या होगा, ये 4 से होकर जाने वाली रो और इससे होकर इस 4 से होकर जाने वाला कॉलम और 4 से होकर जाने वाली रो डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो बचा हमारा क्या है, 3 2 4 3। अब इस को ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 9 - 8 1। ये हमारा क्या होगा, 4 का उपसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का उपसारिक। अब हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है बच्चों। तो इसको क्या करना है, 4 का सहखंडज, देखो 4 का
सहखंडज। क्या होता है 4 का सहखंडज? अगर 4 का सहखंडज लिखना है तो 4 पे कौन सा साइन आ रहा है बच्चों? प्लस। तो प्लस साइन होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो प्लस साइन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? +1। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे साइन को दूसरा मेथड क्या होता है, एक तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसके थ्रू प्लस लगा सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू को। तो अगर हम लोग क्या प्लस लगा देंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी 3 2 4 3, इसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसको ये प्लस है तो प्लस से कोई मतलब नहीं, माइनस होता तो अंदर साइन अभी इफेक्ट होता। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए वैल्यू, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1 आएगी। अगर मान लीजिए बच्चों अब हम किसका ज्ञात करें, अब यहाँ पे अब हमें मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बच्चों क्या होता है, अब इसमें बार बार हमें साइन देखना होगा। इससे अच्छा है अब जिस भी प्लेस के नंबर का हमें सहखंडज निकालना हो, जैसे कितना निकालना, 3 का सहखंडज, ये आप कह लो इसका 4, इसका सहखंडज निकालना है इस वाले 4 का। तो ये 4 किस प्लेस पे है? 2 दूसरे पंक्ति के तीसरे कॉलम में। तो क्या होगा 8 2 3, मतलब बोले तो -4, क्या है 4 का सहखंडज, तो कैसे निकालेंगे सहखंडज? अब यहाँ -1 रखेंगे बच्चों, ये जो होता कॉलम और पंक्ति दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 और 2 3 2 कितना हो जाएगा? 5 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, लिखा जाएगा। इसके लंग ये और ये गायब हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? -1 2 और 4 1, -1 2 4 1, -1 इधर, -1 2 इधर 4 और 1, क्या बचेगा? 4 और 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बच्चों, अगर 1 की पावर क्या है, 1 की पावर -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है 2 4 6 8, अगर ये कोई नंबर, तो ये जो रिजल्ट आएंगे प्लस का 1 आएगा। अगर इसकी पावर क्या है, चाहे जितनी बड़ी पावर रखी हो, 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या तो माइनस का आएगा। चाहे मान लीजिए -1 की पावर बच्चों कितना है? 101, 101 तो विषम, तो ये माइनस में 1 आएगा। अगर इसकी पावर -1 की पावर 2000 है, 2000 क्या होता है? सम होता है बच्चों, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा बच्चों। तो सेम वे में ये है, तो इसको हम लोग, ये विषम है तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा। अंदर क्या होगा? 4 2 जा 8, -1 1 जा 1, ये माइनस में आएगा, माइनस का 1। तो अब क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या हो जाएगा? 8 माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 9, वो भी का आएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा? 4 का सहखंडज हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा बच्चों, सहखंडज और उपसालिक। तो बच्चों मेरा विश्वास है कि आप लोगों को सहखंडज और उपसालिक क्या होगा समझ में आया होगा। तो ठीक है बच्चों, अब आप इसको इतना स्टडी कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। और इसके बाद में आप लोग सॉल्व करिएगा सहखंडज और इसके क्या हो उपसालिक, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर बताइएगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम्स तो बच्चों अपने समय से ही होने की आसार हैं, अगर स्थिति सब ठीक ठाक रही तो। ठीक है बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें तो महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद बच्चों।